दोस्तों नमस्कार साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर आपका अपना चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हमारा जो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का अध्याय 3 अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन, रिकॉर्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, यह टॉपिक है साथी। आपको पूरा चैप्टर प्लस महत्वपूर्ण आंसर के साथ आपका यह चैप्टर पूरा खल्लास होगा। ठीक है साथी, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आपका कंटेंट मैटर यहीं से स्टार्ट होता है, बाकी जो है प्रश्नोत्तरी बाद में कराएंगे लास्ट में। देखिए, विद्यालय अभिलेख के उद्देश्य। विद्यालय अभिलेख के उद्देश्य में ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, विद्यालय के सुचारू संचालन में सहायता करना, छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित रखना, निर्णय लेने एवं योजना बनाने में सहायता करना, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना, आवश्यकता अनुसार त्वरित एवं सही जानकारी का उपलब्ध कराना, यह विद्यालय अभिलेख के उद्देश्य होते हैं। अब आता है विद्यालय अभिलेख की आवश्यकता एवं महत्व। यह विद्यालय के प्रशासन को संगठित और प्रभावी बनाता है, छात्रों की प्रगति एवं उपस्थिति पर नजर रखने में सहायक होता है, शिक्षकों के कार्य मूल्यांकन में सहायक होता है। उसके बाद में सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में प्रमाण के रूप में उपयोगी होता है, भविष्य की योजना एवं नीति के निर्माण में सहायता करता है। उसके बाद आगे चलिए, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन। सूचनाओं का संग्रहण, कलेक्शन करना, सूचनाओं को क्या करना, कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, संरक्षण करना, सुलभता, एसेसिबिलिटी, नवीनीकरण एवं अद्यतन, अपडेशन, यह जो है सूचनाओं का अभिलेखों का प्रबंधन की प्रक्रिया है। आइए, विद्यालय अभिलेख के प्रकार। छात्र संबंधी अभिलेख, प्रवेश रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, प्रगति पत्र। छात्रों के संबंधी जो अभिलेख होते हैं, जैसे जो उपस्थिति रजिस्टर होता है, प्रवेश रजिस्टर होता है जिसमें बच्चों का नामांकन किया जाता है, प्रगति पत्र मतलब उनका रिपोर्ट कार्ड मतलब मार्कशीट। कर्मचारी अभिलेख, सेवा पुस्तिका, वेतन रजिस्टर, अवकाश रजिस्टर, यह कर्मचारियों के लिए, वहाँ पर शिक्षकों के लिए और कर्मचारियों के लिए है। आइए, शैक्षणिक अभिलेख में पाठ्यक्रम योजना, सिलेबस, परीक्षा परिणाम, निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना, यह क्या है, शैक्षणिक अभिलेख है। वित्तीय अभिलेख, वित्तीय अभिलेख मतलब धन, आय व्यय का रजिस्टर, वाउचर, अनुदान रजिस्टर, इन सब का क्या आता है, रिकॉर्ड रखना वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आता है। संपत्ति अभिलेख, संपत्ति रजिस्टर, उपकरण सूची आदि, यह क्या है, संपत्ति अभिलेख। अन्य अभिलेख में जैसे पत्राचार रजिस्टर, बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पुरस्कार रजिस्टर, यह अन्य अभिलेख में आता है। उसके बाद साथी देखिए, अभिलेख संरक्षण तथा रखरखाव के लाभ एवं महत्व। सूचनाओं की सुरक्षा होती है इसमें, इस रखरखाव में क्या होता है, सूचनाओं की क्या होती है, सुरक्षा होती है, समय, श्रम एवं धन की बचत होती है, आवश्यक जानकारी आसानी से एवं तुरंत उपलब्ध हो जाती है, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही आती है, कानूनी कार्यों एवं जांच निरीक्षण में सहायक होता है, विद्यालय की योजनाओं के मूल्यांकन एवं विकास में क्या होता है, सहायक होता है। सुव्यवस्थित अभिलेख सफल विद्यालय की क्या है, पहचान है। आइए, आपदा प्रबंधन के बारे में जानिए। आपदा प्रबंधन में क्या है साथी, देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है आपदा से पहले तैयारी, आपदा के समय उचित कार्यवाही तथा आपदा के बाद पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण करना, यही आपदा कहलाता है। आपदा से पहले तैयारी क्या है, जोखिम पहचान करना, योजना बनाना, प्रशिक्षण एवं जागरूकता फैलाना। उसके बाद में अगला पॉइंट है संसाधनों की तैयारी कराना। तो यह आपदा से पहले तैयारी करनी चाहिए। आपदा के समय जब आपदा आ जाए तब क्या करें, शांत रहें, सुरक्षित स्थान पर जाएं, निर्देशों का पालन करें, प्राथमिक उपचार दें।
या आपदा के समय प्रतिक्रिया करनी चाहिए। और आपदा के बाद, जब आपदा हो जाए उसके बाद में क्या करना है, पुनर्वास, मतलब बाद में पुनर्वास के समय क्या करना है, राहत एवं सहायता देना। उसके बाद में पुनर्वास कार्य करना, क्षति का मूल्यांकन करना, पुनर्निर्माण एवं सुधार करना। अच्छे अभिलेख एवं सुदृढ़ आपदा प्रबंधन से सुरक्षित, संगठित एवं सफल विद्यालय का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से आपका जो है यहाँ अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन कंप्लीट होता है। साथी अगले स्लाइड पर मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है। अगली स्लाइड हमारी कंप्लीट होती है, पुनः मैं अगली स्लाइड पर आता हूँ आपदा प्रबंधन पर। तो यह आपदा प्रबंधन आपका जो है आया, डिजास्टर मैनेजमेंट, सुरक्षित समाज, सशक्त राष्ट्र। अब देखिए आपदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी और सूखा, यह जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं में यह आती हैं। मानव जनित आपदा में क्या है, देखिए साथी, मानव जनित आपदा में समझिए औद्योगिक दुर्घटना, आग लगना, रासायनिक रिसाव, परिवहन दुर्घटना, भीड़ दंगा, आतंकवाद, इस तरीके से क्या होता है, यह मैन मेड मानव जनित आपदाएं, ठीक है। यह मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई आपदा होती है मानव जनित आपदा है, और जो प्रकृति के द्वारा घटती है वह प्राकृतिक आपदा है। आइए प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को जानिए। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव, जनहानि, लोगों की मृत्यु एवं घायल होना, संपत्ति की हानि होती है, घरों, इमारतों, सड़कों, फसलों का क्या होता है, नुकसान होता है जब जो है प्राकृतिक आपदा आती है। आर्थिक हानि, रोजगार, आय एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। स्वास्थ्य प्रभाव, बीमारी फैलना, स्वच्छ पानी की कमी, मानसिक क्या होता है, तनाव होता है। आइए अगला है पर्यावरणीय प्रभाव, मिट्टी का कटाव, जल स्रोतों का प्रदूषण, जैव विविधता को क्या करना है, नुकसान पहुंचाना, यह प्राकृतिक आपदा का कारण माना जाता है। शिक्षा का प्रभाव, विद्यालय क्षतिग्रस्त होना, पढ़ाई बाधित होना। अगर शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, विद्यालय, प्राकृतिक आपदा आएगी तो विद्यालय अगर जर्जर है तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो पढ़ाई क्या होगी, बाधित हो जाएगी। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना आदर्श रूपरेखा, विद्यालय प्रबंधन की जो आपदा प्रबंधन उसका रूपरेखा देखिए। सुरक्षा हमारी क्या है, जिम्मेदारी, यह स्कूल बिल्डिंग है, इसमें कहा है सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जागरूकता फैलाना, तैयारी, कार्यवाही, सहयोग करना, सुरक्षा करना, राहत और पुनर्वास, ठीक है। यह आपदा प्रबंधन योजना की आदर्श रूपरेखा मानी गई है। उसके बाद में साथी आप चलते हैं अगले पॉइंट में। इसी में खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5। अब इसको प्रस्तावना, खंड 1 की प्रस्तावना समझिए। विद्यालय का उद्देश्य, विद्यालय का परिचय क्या है, विद्यालय का उद्देश्य, विद्यालय का परिचय, आपदा प्रबंधन समिति का गठन, भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां, योजना का दायरा, योजना या इसमें बनाई जाती है। अब इसे विद्यालय समुदाय को सुरक्षित बनाना तथा आपदाओं के से सहयोग होने वाली हानि को क्या करना है, कम करना है। खंड 2 में विपदा जोखिम तथा असुरक्षितता आकलन, संभावित आपदाओं की पहचान, जोखिम मानचित्र, रिस्क मैप, भवन संरचनाओं की जांच, कमजोर समूहों की पहचान, छात्र, दिव्यांग, छोटे बच्चे आदि, संसाधनों का आकलन, पिछली घटनाओं का अध्ययन करना, जोखिमों और कर्मचारियों को समझकर उचित योजना बनाना। तो यह जो है खंड 2 विपदा जोखिम तथा असुरक्षितता आकलन। खंड 3 आपदा से निपटने की तैयारी क्या है, आपातकालीन संपर्क सूची, निकास योजना, मॉक ड्रिल एवं अभ्यास, प्रथम चिकित्सा प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था, जागरूकता कार्यक्रम प्रशिक्षण, संचार व्यवस्था, आपातकालीन भंडार किट, दवाएं, पानी, टार्च, एग्जिस्ट। आपदा आने से पहले तैयारी कर सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहिए। आइए खंड 4 कार्यवाही, आपदा की सूचना मिलते ही अलर्ट जारी करना, निकासी एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाना, उपस्थिति की जांच करना, प्रथम चिकित्सा एवं आवश्यक दस्तावेज सहायता देना।
आग, गैस रिसाव आदि की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करना, अभिभावक को आपातकालीन संपर्क को सुनिश्चित करना, स्थिति की निगरानी एवं रिपोर्ट कार्ड बनवाना, आपदा के समय त्वरित, सही और सुरक्षित कार्यवाही की ही करवाना। तो यह खंड 4 है। उसके बाद में साथी आपका आ रहा है खंड 5। खंड 5 में क्या है? प्रशमन उपाय, भवनों को सुरक्षित निर्माण एवं रखरखाव में देना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन करना, पानी की बचत एवं संरक्षण करना, विद्युत सुरक्षा उपाय करना, समुदाय के साथ समन्वय, आपदा बीमा एवं वित्तीय तैयारी, नियमित समीक्षा एवं सुधार। उसके बाद में आपदाओं के प्रभाव को कम करना तथा दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करवाना, यह जो है खंड 5 है। उसके बाद में साथी अब आपको याद करने के लिए देखिए क्या क्या बताते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सतर्क रहें, यह सतर्क रहें का सिंबल है। सुरक्षित रहें, तैयार रहें, सहयोग करें, जीवन बचाएं, पर्यावरण बचाएं, आपदा से डरे नहीं, तैयार रहें हमेशा, सुरक्षा ही हमारी समझदारी है। उसके बाद में चलते हैं साथी, आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी देखिए आ गई है। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत में पहला हमारा है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत है। विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मानव संसाधन, समय, धन, सामग्री एवं व्यवस्थाओं का समन्वित रूप से उपयोग करना। उसके बाद में शैक्षिक प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत है। निर्माण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करना, शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं समुदाय को शामिल करना। उसके बाद आंकड़ों का वैज्ञानिक विधि से संग्रहण। तो देखिए, साइंटिफिक कंप्लीशन ऑफ डाटा, तथ्यों एवं आंकड़ों को योजनाबद्ध, व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से एकत्र करना, सही आंकड़ों के आधार पर सही निर्णय लेना, लक्ष्य निर्धारण एवं योजना, डिसीजन मेकिंग प्लानिंग, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना तथा उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना, प्राथमिकता का निर्धारण एवं संसाधनों का उचित आवंटन करना। उसके बाद में साथी चलिए आपको ले चलते हैं, आता है हमारा आवधिक निरीक्षण, पीरियोडिक इंस्पेक्शन, समय समय पर विद्यालय कार्यों की समीक्षा एवं निरीक्षण करना। ऐसा नहीं कि विद्यालय खुलवा दिए आप चले गए कहीं घूमने टहलने, 20 साल बाद दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि समय समय विद्यालय में जो कार्यों की समीक्षा उसका निरीक्षण करना चाहिए। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, परिस्थितियों के अनुसार नीतियों एवं योजनाओं में परिवर्तन करने की क्षमता रखना चाहिए। जैसे परिस्थिति हो उसके अनुसार उसमें क्या है, योजनाओं में, उनकी नीतियों में परिवर्तन कर लाना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो बदलते समय के साथ स्वयं को ढालना तथा नवीन विचारों को स्वीकार करना। अन्य सिद्धांत, अदर प्रिंसिपल, समन्वय, संचार, नेतृत्व, प्रेरणा, अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, सहयोग की भावना से विद्यालय का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना होता है। इन सिद्धांतों के प्रभावी अनुपालन से विद्यालय का सुचारू संचालन शैक्षिक गुणवत्ता में क्या करता है, वृद्धि तथा सर्वांगीण विकास संभव है। इस तरीके से साथी हमारा आपका विद्यालय प्रबंधन का जो सिद्धांत है यह कंप्लीट हुआ, यह स्लाइड भी कंप्लीट होती है। अगले स्लाइड पर ले चलते हैं आपको। अगला स्लाइड हमारे देखिए, यही विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अधिकारियों की भूमिका। विद्यालय जो प्रबंधन है उसमें अधिकारी में जितने कर्मचारी उनकी भूमिका क्या क्या है, इसको आप समझिए। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका, प्रिंसिपल की भूमिका क्या होती है, ये देखो भैया। अध्यापक की भूमिका, विद्यालय की शैक्षिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होता है। विद्यालय की शैक्षिक एवं प्रशासनिक क्या होता है, यह प्रमुख होता है। शैक्षिक योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। शिक्षक एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन होता है। अनुशासन एवं सकारात्मक विद्यालय वातावरण का निर्माण करवाना। अभिभावक, समुदाय एवं विभाग से समन्वय स्थापित करना, यह प्रधानाध्यापक। उसके बाद में आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना, पाठ्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन करना, अनुशासन, मूल्य एवं जीवन कौशल का विकास करवाना, यह इस तरीके से है। अब चलिए दिखाते हैं आपको विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका और शिक्षक की भूमिका हो गई। अब आइए विद्यालय प्रबंधन में बाल सरकार की भूमिका, लड़कियों की भूमिका क्या होती है, बच्चों की विद्यालय में।
तो देखिए क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रधान छात्र छात्रा, स्वच्छता मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अनुशासन मंत्री और खेल मंत्री। अब विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। उसके बाद में साथी क्या है, जिम्मेदारी, अनुशासन, सहयोग की भावना का विकास करना। विद्यालय के कार्यों में सहभागिता एवं सुझाव देना। स्वच्छता, अनुशासन, पर्यावरण, पुस्तकालय, खेल आदि गतिविधियों का क्या करना है, संचालन करना है। उसके बाद में साथी चलते हैं आपको अगले पॉइंट पर। विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक अभिभावक की भी भूमिका होती है। शिक्षक संघ तथा माता शिक्षक संघ की भूमिका, मतलब जो पीटीएम होता है उसमें, मतलब पीटीए और एमटीए, ठीक है। तो विद्यालय और अभिभावकों के बीच सेतु का कार्य होता है, एक ब्रिज जैसा बन जाता है। विद्यालय और अभिभावक के बीच क्या होता है, सेतु का कार्य बनता है। विद्यार्थियों की प्रगति, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। विद्यालय की योजनाओं में सहयोग एवं संसाधन उपलब्ध कराना। विद्यालय के विकास में सक्रिय भागीदारी और निगरानी करना। उसके बाद में आता है मीना मंच। भैया मीना मंच यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन भर भर के आता है डीएलएड 4th सेमेस्टर में। मीना मंच क्या है, बालिकाओं में अधिकारों, समस्याओं और सुझावों पर चर्चा का मंच करना। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा आदि विषयों पर जागरूकता फैलाना। बालिकाओं के सशक्तिकरण और समानता को क्या करना, बढ़ावा देना। हमारी बातें हमारा मंच, मीना मंच, यह है मीना मंच। सहभागिता की, सभी की सहभागिता, बेहतर विद्यालय, उज्जवल भविष्य। सभी के सहयोग से बेहतर विद्यालय बनता है और उस विद्यालय का उज्जवल भविष्य होता है। ठीक है साथी, मैं आपको अब जो है आगे बताता हूँ। ठीक है, आपका यह मीना मंच जो वहाँ पर टॉपिक था, उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे मीना मंच से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीना मंच क्या है, मीना मंच के संसाधन क्या हैं, इनकी भूमिका क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 4th सेमेस्टर में। मीना मंच देखिए विभिन्न स्तरों पर प्रमुख भूमिकाएं करती हैं। हमारी आवाज़ हमारा मंच है, यही है मीना मंच। हर बच्ची की आवाज़ मीना मंच। ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वय की भूमिका होती है। ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी मीना मंच के संगठन की नियमित बैठक की योजना बनाना। विद्यालयों को आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग देना। गतिविधियों के संचालन हेतु शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना। प्रतिभागियों जानकारी एकत्र कर अभिलेख रखना। समस्याओं को संकलित कर उच्च अधिकारियों को भेजना। नवाचारों व सफल गतिविधियों का प्रसार करना। न्याय पंचायत एनपीआरसी संसाधन केंद्र के प्रभारी की भूमिका, यह क्या है, एनपीआरसी न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। इसका क्या है, बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। न्याय पंचायत स्तर पर मीना मंच के गठन में सहयोग करना। बैठकों के संचालन एवं अनुसरण करना। बालिकाओं की समस्या सुनना, समाधान की भूमिका में कार्य करना। विद्यालय में समन्वय स्थापित करना। गतिविधियों की प्रगति की जानकारी ब्लॉक स्तर पर क्या करना, भेजना। उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका। खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका में क्या है साथी, देखिए ध्यान से। मीना मंच के प्रभावी क्रियान्वयन की समग्र निगरानी करना। आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण व सहयोग उपलब्ध कराना। मासिक त्रैमासिक समीक्षा बैठक करना। बालिकाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय समन्वय करना। उत्कृष्ट कार्य करने वाले समूहों, विद्यालयों को प्रोत्साहन देना। यह खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ, इनको बोलते हैं क्या, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद में साथी आता है डायट मेंटर की भूमिका। रोल ऑफ डायट मेंटर, मीना मंच से जुड़े शिक्षकों व प्रशिक्षण व क्षमता विकास कराना। उसके बाद में सहभागिता गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग देना। नवाचारों के दस्तावेजीकरण व प्रसार करना। शैक्षणिक व सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन देना। मीना मंच की गतिविधियों का शैक्षणिक एकीकरण सुनिश्चित करना।
उसके बाद में आता है हमारा जिला समन्वय की भूमिका। जिला समन्वय की भूमिका में क्या आता है, जिले में मीना मंच, जिले में क्या है मीना मंच, कार्यक्रम की समग्र योजना व क्रियान्वयन करना, विभिन्न विभागों संगठनों में समन्वय स्थापित करना, जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला व प्रदर्शन आयोजित करना, प्रगति की निगरानी व प्रतिवेदन तैयार करना, चुनौतियों की पहचान कर समाधान के लिए कार्य योजना बनाना। यह क्या होता है, जिला समन्वयक होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। उसके बाद में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या आती है, मीना मंच के कार्यों की जिला जज मतलब जिला स्तर पर नेतृत्व व निगरानी करना, आवश्यक संसाधन बजट व प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करना, विभागीय समन्वय व नीति स्तर पर मार्गदर्शन देना, प्रगति की समीक्षा का सुधारात्मक कदम उठाना, अच्छे कार्यों की मान्यता और पुरस्कार दिलाना, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद उच्च अधिकारियों की भूमिका, रोल ऑफ अदर हायर एथराइज, ठीक है, अथॉरिटीज उसको बोलते हैं रोल ऑफ अदर हायर अथॉरिटीज। अन्य उच्च अधिकारियों की भूमिका, मंडलीय संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडल स्तर पर मार्गदर्शन व समीक्षा करना, नवाचारों का प्रसार व गुणवत्ता सुनिश्चित करना, राज्य स्तर पर नीतिगत मार्गदर्शन व निगरानी करना, कार्यक्रम की गुणवत्ता व प्रभावी सुनिश्चित करना, निदेशक विशेष शिक्षा, मीना मंच को राज्य स्तर पर बढ़ावा देना, संसाधन प्रशिक्षण व नीतिगत सहयोग प्रदान करना, राज्य स्तरीय समीक्षा करना, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, समग्र स्कूल सुधारों में मीना मंच का एकीकरण करना, बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु नीतिगत सहयोग देना। उसके बाद में आता है प्रमुख सचिव, सचिव शिक्षा विभाग, नीति निर्माण, संसाधन आवंटन व प्रशासनिक समर्थन देना, विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी आदि, अंतर विभागीय सहयोग व संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करना। उसके बाद कार्यक्रम के व्यवस्था व्यापक क्रियान्वयन में सहयोग करवाना। इस तरीके से यह जो है हमारा रोल ऑफ अदर हायर अथॉरिटीज मतलब मंडल स्तर पर, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक स्तर पर, निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से, जिला प्रशासन अधिकारी, जिला अधिकारी मतलब डीएम के माध्यम से। यह आपका मीना मंच था। ठीक है साथी, आपको मैंने बीआरसी और एनपीआरसी, डाइट, पीओ हर स्तर से मीना मंच के बारे में मैंने आपको हर पहलुओं से मैंने बताया। ठीक है साथी, मैं आपको ले चलता हूं अगले कंटेंट की तरफ, अगले स्लाइड पे। ठीक है, संवर्धन में विभिन्न स्तरों की भूमिकाएं, आइए देखिए। पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, रोल ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम, शैक्षिक कार्यक्रमों के नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना, प्रगति की समीक्षा कर कर्मियों की पहचान करना, उसके बाद में समय पर प्रतिपुष्टि फीडबैक देकर सुधार सुनिश्चित करना, डेटा आधारित निर्णय लेकर गुणवत्ता में सुधार लाना, शिक्षकों का शैक्षिक सहयोग और मार्गदर्शन करना, प्रशिक्षण संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना, विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण कर प्रतिपुष्टि देना, नवाचारों का प्रसार एवं प्रशिक्षण अधिगम को क्या करना, सुदृढ़ बनाना, ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वय की भूमिका, यह हमारी क्या है, बीआरसी है। फिर आता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र प्रभारी की भूमिका, एनपीआरसी, न्याय पंचायत के विद्यालयों का शैक्षिक सहयोग करना, शिक्षकों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करना, शैक्षिक सामग्री एवं संसाधनों का प्रभावित उपयोग सुनिश्चित करना, विद्यालयों की समस्याओं का समाधान कर समन्वय बनाना। आइए आता है खंड शिक्षा अधिकारी, रोल ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ। उसके बाद में बीओ के माध्यम से देखिए वही चीज़ जो मीना मंच में मैंने बताया वही सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बीओ की यह होती है पूरी रूपरेखा। फिर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर समन्वय करता है। फिर डाइट मेंटर की भूमिका आती है, डाइट की। उसके बाद में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी की भूमिका, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बीएसए की क्या है, बीएसए साहब की है। अन्य उच्च अधिकारियों की भूमिका, रोल ऑफ हायर अदर हायर अथॉरिटीज। तो इसमें जो है नीतिगत दिशा निर्देश, तो इस तरीके से यह पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो अब आता है साथी, सभी की सहभागिता से ही संभव है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सशक्त भविष्य। ठीक है, अब मैंने आपको ले चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ।
साइज बहुविकल्पी प्रश्न है। हमारा आपका पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यशस्वी पंजिका को कहते हैं, यशस्वी पंजिका को कहते हैं आय व्यय पंजिका। क्या कहते हैं? आय और व्यय पंजिका, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है। क्या किया जाता है जन्मदिन में? छात्र का नाम, पिता का नाम, छात्र की जन्मतिथि, उपरोक्त सभी, मतलब हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मात्र शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है मात्र शिक्षक संघ की? 15 से 20। कितनी होती है? 15 से 20। बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। उसके बाद में साथी मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4। आप देखिए चौथे क्वेश्चन पर समझिए। आर्केंट महोदय ने, क्या है? आर्केंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में उनको बांटा है? कितने भागों में आर्केंट महोदय ने आपदा को जो है बांटा था? कितने भागों में? तो 2 भागों में। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं, या कैसी आपदा के अंतर्गत आती हैं? तो जलीय संकट के अंतर्गत आती हैं। किसके? बी ऑप्शन, जलीय संकट। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना। हर स्तर से बालिकाओं की शिक्षा का क्या करना है? विकास करवाना है। मीना मंच की कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं। कितने सदस्य मीना मंच वाले में होते हैं? तो मीना मंच में क्या होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। बाल गणना पंजिका है, बाल गणना पंजिका है, विद्यालय अभिलेख, पहला ऑप्शन सही है, विद्यालय अभिलेख। उसके बाद में आता है अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण रखता है। अध्यापक शिक्षक डायरी में क्या करता है? विवरण रखता है वार्षिक आधार पर। किसके आधार पर? वार्षिक आधार पर। जो अध्यापक है शिक्षक डायरी में अपना साल भर का क्या करता है? विवरण रखता है। आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत है। आवधि निरीक्षण के निम्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। जवाबदेही, उपलब्धता, निदान का सिद्धांत, मतलब उपरोक्त सभी। बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन कैसा कौन करता है? तो उस समय कौन करता है? डाइट प्राचार्य। ठीक है, डाइट के प्राचार्य विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन कौन करता है? तो क्या करता है? डाइट प्राचार्य, डाइट। विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको किस पंजिका में रखा जाता है? उनको किस में रखा जाता है? स्टाफ पंजिका में। किसमें? स्टाफ पंजिका, मतलब सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में आता है मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां हैं। तो बाल विवाह भी, दहेज भी, स्वास्थ्य और सफाई। तो मतलब इसमें क्या होगा? ऑप्शन उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। उसके बाद में आता है प्रति उप विद्यालय निरीक्षक डिप्टी साहब का पद कब समाप्त किया गया? तो डिप्टी साहब का पद समाप्त कब किया गया? 1996 ईस्वी में। कब किया गया? 1996 में। उसके बाद में साथी अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम क्या है? सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम क्या है? इन्हीं को बोलते हैं क्या? खंड शिक्षा अधिकारी। क्या कहते हैं? खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ। क्या है इनका नाम? क्या है? बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है।
एक मित्र के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, उपरोक्त सभी। शिक्षक की भूमिका विद्यालय में उपरोक्त सभी तीनों में होता है, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में, दार्शनिक के रूप में। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना, किस कारण से विद्यालयों में अनुशासनहीनता बढ़ती है, इसको आप जानिए। प्रधानाचार्य की जवाबदेही, अगर प्रधानाचार्य जो है जवाबदेही की समस्या बनेगी तो क्या करेंगे, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ती चली जाती है। ठीक है। उसके बाद मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आय में प्रवेश लें, लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना विकसित हो, यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल आएं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में साथी समस्या समाधान का प्रमुख अंग, शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन प्रक्रिया। तो इसमें से समस्या समाधान का प्रमुख अंग माना जाता है। कौन सा माना जाता है, प्रमुख अंग कौन सा माना जाता है, निर्णयन प्रक्रिया। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है साथी, इस तरीके से यह हमारा चैप्टर तीसरा खत्म हुआ, अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन। अध्याय 3 आपका पूरा कंप्लीट हुआ विथ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन के साथ, 20 क्वेश्चनों के साथ मैं आपको यह श्रृंखला समाप्त करता हूं। साथी आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रयास यही करिएगा अपने साथियों तक यह जरूर से जरूर श्रृंखला पहुंचाने का। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।